This result in reduced efficiency of equipment and also may lead to burning of conductors and cables. अब ओवर टेम्परेचर से सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी या सिस्टम डीरेट हो जाएगा। ओवर टेम्परेचर होने की वजह से ओवर द टाइम आपके कंडक्टर्स और केबल्स जो हैं वो जल सकते हैं, आपका इक्विपमेंट और जो प्रोटेक्शन डिवाइस है वो भी खराब हो सकता है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल हम सब लोगों ने देखा है कि एमसीबी जो है वो ऊपर की साइड से जल जाती है या वो नीचे की साइड से जल जाती है, और वहां पे रीजन क्या होता है? इन 90% केसेस एमसीबी में लूज टर्मिनेशन होती है, टर्मिनेशन ठीक से की नहीं गई है, टर्मिनेशन लूज रह गई है, तो वहां पे करंट का लूप बनते जा रहा है। उस करंट के लूप की वजह से जो एमसीबी का पॉलीमर है, जो पॉलीसेट मटेरियल है, उस पे आग लगती जा रही है, हल्के हल्के से सुलगता जा रहा है। फायर तो कैच करेगा नहीं क्योंकि फायर रिटार्डेंट है, लेकिन क्या होगा, वो धीरे धीरे सुलगना और जलना चालू हो जाता है, which turns the circuit breaker completely black. ओवर द टाइम उसकी वजह से कंडक्टर्स में और केबल्स में आग लग सकती है, वो जल सकती है। आपका जो इक्विपमेंट है जो 100 एम्पेयर ले पा रहा था वो सिर्फ 60 एम्पेयर या 50 एम्पेयर पे ही चल पा रहा होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर राइज इन द सिस्टम। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सिस्टम की करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। ओवर टेम्परेचर को पता करने के लिए जनरली द यूजर यूजेस अ सॉल्यूशन कि मैं एक थर्मोग्राफी गन यूज करूंगा। थर्मोग्राफी गन से वो चेक कर लेता है कि कहां पर कितना टेम्परेचर जा रहा है। करेक्ट। We can offer you these solutions for temperature rise in your system. C&S के जो सॉल्यूशंस हैं इसके थ्रू कस्टमर को या यूजर को अपनी जगह से हिलने की आवश्यकता भी नहीं है। बार बार उसे थर्मोग्राफी गन लेके थर्मोग्राफी इमेज लेने की आवश्यकता नहीं है। Why? Number one, we can offer you our ACB with over temperature protection. AHA ACB जो है C&S का, उसमें 5.1T रिलीज हमने इंट्रोड्यूस की है। 5.1T रिलीज का बेनिफिट ये है, उसके साथ हम एक टेम्परेचर मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट ऑफर करते हैं। इस टेम्परेचर मॉड्यूल के साथ रिलीज के साथ 6 सेंसर आते हैं जो इस तरीके के होते हैं। 6 सेंसर की जरूरत क्यों है? 3 आप अपने ब्रेकर के आउटगोइंग पोल में लगा सकते हो, 3 आप अपने ब्रेकर के इनकमिंग पोल में लगा सकते हो। सबसे पहले सेंसर कनेक्ट होता है, उसके बाद वॉशर और नट बोल्ट कनेक्ट किए जाते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि ये जो टेम्परेचर सेंसर है ये टर्मिनल के सरफेस पे कनेक्टेड होता है, जिससे कि ये टर्मिनल के सरफेस का एक्चुअल टेम्परेचर नोट कर सकता है और टेम्परेचर की उस रीडिंग को ये आपके रिलीज के डिस्प्ले पे शो कर सकता है। आप T1, T2, T3, T4, T5, T6 के नाम से अपने रिलीज पे टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। 0 डिग्री से लेके 200 डिग्री तक हम आपको एक रेंज ऑफर करते हैं। इसमें से किसी भी रेंज पर आप एक अलार्म सेट कर सकते हो और ट्रिपिंग सेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल रोलिंग मिल में जनरली जो टेम्परेचर है वो 75 डिग्री से 80 डिग्री तक चला जाता है। यूजर 10 डिग्री का भी अगर एक एक्सटेंशन लेना चाहे तो वो ये कर सकता है कि 90 डिग्री पे मैंने एक अलार्म सेट कर 90 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर जाएगा द रिलीज विल गिव यू अलार्म। जैसे ही 90 के बियॉन्ड जाएगा टेम्परेचर, रिलीज सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगी ड्यू टू ओवर टेम्परेचर कंडीशन। राइट, रिलीज का रीजन ऑफ फॉल्ट आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। इस मॉड्यूल पे यू कैन सी व्हाई द रिलीज इज ट्रिप्ड। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। और जिस भी पोल में टेम्परेचर राइज होगा उस पोल का टेम्परेचर आप बाय डिफॉल्ट रिलीज पे मॉनिटर कर सकते हो, तो यूजर को ये भी पता होगा कि एक्चुअली में किस फेज के लोड की वजह से टेम्परेचर राइज हुआ है। इस रिलीज के साथ कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी भी पॉसिबल है, ट्रिप हिस्ट्री इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा अब ये तो बात है जब आप एक ब्रेकर के साथ एक ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन यूज कर रहे हो। व्हाट जो आपके एग्जिस्टिंग पैनल है, यदि कहीं पर एग्जिस्टिंग पैनल्स हैं तो उसके लिए भी हमने एक सॉल्यूशन डेवलप किया है, टेम्परेचर सेंसिंग मॉड्यूल, जो कि वायर्ड और वायरलेस दोनों ही टाइप्स में अवेलेबल है। वायर्ड मॉड्यूल जो है इट इज वर्किंग ऑन द सिमिलर टेक्नोलॉजी। इसके साथ आपको 6 सेंसर्स अवेलेबल रहते हैं और वो 6 सेंसर इसी प्रकार कनेक्ट होते हैं और वो इंफॉर्मेशन आपको इस डिस्प्ले पे मिल जाती है कि किस पोल का कितना टेम्परेचर चल रहा है। इसमें भी आप अलार्म सेट कर सकते हो और ट्रिपिंग सेट कर सकते हो ऑन डिफरेंट रेंजेस। देन इसके साथ कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी पॉसिबल है, आप इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। इस पे लास्ट 5 फॉल्ट रिकॉर्ड्स देख सकते हो। फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ DIDO इज आल्सो पॉसिबल ऑन दिस रिले। राइट, it will trip your contactor, it will trip your circuit breaker, nearest circuit breaker with whichever it is connected in event of over temperature.
टेम्परेचर राइज होने के केस में ये आपके नियरेस्ट सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा, जिसके साथ भी ये रिले कनेक्टेड है। सो हम एग्जिस्टिंग पैनल में भी ओवर टेम्परेचर सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हैं। देन इस रिले पर भी एलईडी इंडिकेशन रहेगा, ट्रिप के लिए भी और अलार्म के लिए इफ रिक्वायर्ड। ओके, ये तो वायर टाइप है, ये वायरलेस है। सिमिलर टेक्नोलॉजी विद वायरलेस सेंसर्स, इसमें आप अप टू 50 सेंसर्स अकोमोडेट कर सकते हो, द वायरलेस वन। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ सर। हेलो। हाँ जी। हम लोग क्या एक जो विथ वायर जो आता है, हम लोग के 6 सेंसर पे है या 8 सेंसर पे है? हम लोग 6 सेंसर दे रहे हैं सर। और न्यूट्रल हम लोग क्योंकि सॉफ्टवेयर सेंटर में हम लोग जाते हैं, डाटा सेंटर वगैरह में, वहाँ पर न्यूट्रल का लोड ज्यादा होता है, मोर देन द फेज। सर इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, आप वायरलेस सॉल्यूशन को एक बार चेक कर सकते हो। वायरलेस सेंसर के साथ हम लोग आपको वी कैन गिव 50 सेंसर्स। नो, विथ वायर नॉट टू वायरलेस इट्स देयर, बट विथ वायर के हम लोग जा सकते हैं, केस मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वायर के साथ हम 6 सेंसर से ऊपर अभी नहीं जा सकते। ओके ओके, थैंक यू। वायर्ड के साथ फिर आप क्या कर सकते हो, जिस भी पोल पे आप, क्योंकि देखिए हम हर पोल पे तो हर फेज पे हमारा ऐसा लोड नहीं होता जो कि ओवरलोड पे चलेगा या जहां टेम्परेचर राइज का पोटेंशियल होगा। तो आउट ऑफ द 4 पोल्स यू कैन सेलेक्ट योर बेस्ट 6 पोल्स जहां का टेम्परेचर आप नोट करना चाहते हो। राइट। इफ रिक्वायर्ड हम आपको टेम्परेचर सेंसिंग मॉड्यूल के साथ भी एक कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर ऑफर कर सकते हैं, जिसके साथ इस रिले की कॉन्फ़िगरेशन की जा सकती है और रियल टाइम टेम्परेचर मॉनिटरिंग पॉसिबल है। दिस इज द मॉडबस बेस्ड सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू आप अपने 6 के 6 पोल्स का टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर सकते हो, एंड whichever पोल विल बी हैविंग द हाई टेम्परेचर इट विल टर्न रेड। वो पर्टिकुलर पोल का जो टेम्परेचर है वो आपको आपके पीसी पे रेड में शो करेगा, इट विल बी शोइंग इन रेड कलर whichever पोल इज हैविंग द malfunctioning। डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, टेम्परेचर सेटिंग्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, आरटीसी सेंसर्स की सेटिंग्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, कम्युनिकेशन सेटिंग्स को देखा जा सकता है, एंड दिस इज द मॉडल नेम ऑफ द रिले। Right. So this is the overview of our communication software, of our configuration software for temperature sensing module. So before we move ahead, any doubt? Actually, can I give alarm contact for this temperature rise? Yes, sir. You have an alarm contact. We can offer it. No, actually, we have to set first alarm limit and then tripping limit. जो अगर सपोज टेम्परेचर राइज है, इसकी लिमिट कितने तक है, कितना डिग्री तक सेल्सियस हम लोग? 200 डिग्रीज। ओके, तो 200 डिग्रीज तक हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर आप केवल अलार्म चाहते हो तो आप केवल इसमें अलार्म यूज कर सकते हो, डोंट सेट फॉर ट्रिपिंग। नो, फर्स्ट अलार्म एंड देन ट्रिपिंग। हाँ, वो दोनों पॉसिबल है सर इसमें। ओके ओके, अलार्म एज वेल एज ट्रिपिंग इज पॉसिबल इन दिस रिले। ठीक है, ओके। Any other questions? सर इसमें जो आपने बताया जो सॉफ्टवेयर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, क्या मल्टीपल वो सेंसर मल्टीपल टेम्परेचर सेंसर वाला वो कर सकते हैं क्या सर उसमें, या वेब में रहता है कैसे रहता है? इसमें कर सकते हैं, लेकिन वायर टाइप में क्या रहेगा, एक रिले के साथ एक कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर विल बी देयर। तो वो क्या कनेक्टेड है पीसी के साथ? अगर आपको मल्टीपल रिलेज एक सॉफ्टवेयर पे कनेक्ट करनी है तो दैट इज पॉसिबल इन SCADA। उसके लिए सॉफ्टवेयर विल बी डिफरेंट। वो सॉफ्टवेयर जो है दैट विल बी फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी, दैट सॉफ्टवेयर C&S shall not be offering। और दूसरा सर जो वायरलेस वाला आपने बताया सर, वायरलेस वाला सर, वो तो कैसे, वो भी वेब में होगा या मॉड्यूल के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप कनेक्ट करना पड़ेगा? वो सॉफ्टवेयर उसमें भी वायर टाइप ही होगा, मॉडबस ही है उसमें भी जो प्रोटोकॉल है। अच्छा, उसमें टेम्परेचर सेंसर और रिले जो है वो आपस में वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है,
वो वायरलेस कनेक्ट होते हैं, लेकिन द सॉफ्टवेयर विल बी मॉडबस बेस्ड ओनली। अच्छा, फिर वो ऑब्जेक्टिव में आप डाल के फिर उसको करना पड़ेगा। हाँ, यस, हाँ जी, ओके 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 सर। ओके। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैलेंज, दैट इज पुअर पावर क्वालिटी। अब हम इस लाइन को आज की डेट में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। वी ऑल डिस्कस दिस लाइन अ लॉट। जब भी हम एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, या इंडस्ट्री नहीं, जब भी हम जनरली पावर सेक्टर में कोई बात करते हैं, वो जनरली से कि पावर क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं आ रही है। द पावर क्वालिटी इज नॉट दैट गुड। व्हाट इज अ पुअर पावर क्वालिटी? और पावर क्वालिटी जो है वो डिसरप्ट क्यों होती है? पावर क्वालिटी को हम कैसे कह सकते हैं कि पावर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, पावर क्वालिटी बेकार आ रही है? कैन एनीवन टेल मी? पावर फैक्टर, वोल्टेज कम ज़्यादा रहता है तो उसको बोलते पावर, जितना हमको ये रहता है हेलो, सफिशिएंट चाहिए उतना नहीं मिलता है। बोल दे क्या? हेलो, बोल दिए ना अभी। Yeah, anybody can ask. आज कहिए ना। कैन एनीवन टेल मी? बताइए या एक्चुअल जो पावर हम यूज कर रहे हैं और हमारा जो पावर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। देन वी आर हैविंग अ लो पावर क्वालिटी, मतलब फैक्टर इज गोइंग टू बी लेसर एंड लेसर यूनिटी। एब्सोल्युटली करेक्ट। हम पावर क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि पावर क्वालिटी खराब है अगर हम हमारे पावर फैक्टर को मॉनिटर करते हैं, अगर हम हमारे सिस्टम में हार्मोनिक्स को मॉनिटर करते हैं। पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर क्या है? व्हाट इज द पावर फैक्टर? पावर फैक्टर इज एक्चुअली नथिंग। द पावर फैक्टर इज रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपरेंट पावर। अगर हम इसको सबमिसिवली समझें तो यू कैन चेक, दिस इज अ ग्लास ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक और बियर। इसमें जो कंज्यूमर है, व्हाट डज द कंज्यूमर थिंक? कंज्यूमर जो है वो पूरे ग्लास का पैसा देता है। इसमें उसको एक लिक्विड मिलता है और उसके ऊपर कुछ फोम मिलता है। अगर ये फिज या फोम ग्लास में नहीं है, क्या कोई कंज्यूमर इस ग्लास को एक्सेप्ट करेगा? No. हेलो, वही बोलते हैं कुछ रिस्पॉन्स दिए तो यार। कैन एनीवन टेल मी, ये जो ग्लास है, अगर इस ग्लास में सिर्फ ये ऑरेंज लिक्विड हो, सिर्फ बियर हो और ये फिज अवेलेबल ना हो, विल समवन एक्सेप्ट दिस ग्लास? No, boss. नो सर, नो सर। राइट, नो वन विल एक्सेप्ट द ग्लास। लेकिन उसके बावजूद जब भी हम ये ग्लास लेते हैं, हमारे दिमाग में एक बात आती है, we are paying for this liquid, not for this food. Right. Similar is the condition of our electrical network. हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सिमिलर है। हम लोग पैसे देते हैं इस पावर के, ये पावर का अमाउंट हम लोग एक्चुअली में नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हम इसे यूज नहीं करते। कस्टमर यूटिलाइजेस द एक्टिव पावर बट इज चार्ज्ड फॉर रिएक्टिव पावर एज वेल। लेकिन ग्रिड ऐसा नहीं मानता। ग्रिड कहता है कि आपने इसे यूज किया है। क्यों? क्योंकि आप इस पावर को इसके बिना यूज ही नहीं कर पाओगे। द रीजन बिहाइंड दैट इज रिएक्टिव पावर जो है, जिसे जनरली ये कहा जाता है कि ये वेस्ट होती है, रिएक्टिव पावर वेस्ट नहीं होती। रिएक्टिव पावर की वजह से ही हमारे मोटर और ट्रांसफार्मर काम कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम सब लोग जानते हैं कि मोटर और ट्रांसफार्मर जो है, जो इंडक्टिव लोड होता है, वो स्टार्ट होते समय अपनी रेटिंग से ज्यादा का करंट ड्रॉ करता है। क्यों ड्रॉ करता है? क्योंकि मोटर स्टेशनरी कंडीशन में होती है। मोटर का जो रोटर होता है वो स्टेशनरी होता है। उस रोटर को घुमाना पड़ता है और उसे घुमाने के लिए स्टेटर की वाइंडिंग में करंट दिया जाता है, जिसकी वजह से मोटर में एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिज्म की वजह से रोटर घूमता है। अब उस मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए जो ज्यादा करंट लगता है, वहां पर रिएक्टिव पावर यूटिलाइज होती है। अब लेकिन इसका फर्क क्या पड़ता है? ये रेशो जो है KW/kVA, दिस इज पावर फैक्टर। इस रेशो की वैल्यू होनी चाहिए 1। यदि इस रेशो की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कंज्यूमर जितनी पावर यूज कर रहा है उतनी पावर के पैसे दे दे। करेक्ट? कंज्यूमर की जो पावर वो यूज कर रहा है वो उसकी डिमांड के अंतर्गत ही है। लेकिन
अगर ये पावर फैक्टर जो है, जो ये रेशो है, ये 1 ना हो करके 1 से नीचे है, ये 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसका कारण क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसको सिंपल तौर पर ऐसे समझते हैं कि आपने बोला कि मैंने 100 एम्पेयर ग्रिड से मांगा, लेकिन जब आपके पास बिल आया तो बिल पे ग्रिड ने लिख के भेजा कि आपने 120 एम्पेयर यूज किया है, और ये 20 एम्पेयर क्योंकि आपकी डिमांड से ज्यादा आपने इस्तेमाल किया है जितना आपने मांगा था, इसके लिए आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो द कस्टमर विल बी पेनलाइज्ड, कस्टमर को पेनल्टी भरनी पड़ेगी उस केस में। यदि उसने ऐसा ना किया होता, रिएक्टिव पावर को ज्यादा यूज ना किया होता, तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं आती, लेकिन उसे पता कैसे चलेगा? इसके लिए कस्टमर को अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखना होता है, उस पर पावर फैक्टर मेंशन होता है, और यही कारण है कि काफी सारे स्टेट्स अब केवीएच में बिलिंग करते हैं, क्योंकि केवीएच में वो आपके पावर फैक्टर को और आपके पावर फैक्टर से होने वाली परेशानी को नोट में देते हैं। जब आपका पावर फैक्टर कम है तो आपका बिल बढ़ जाएगा, जब आपका पावर फैक्टर बढ़ जाएगा तो आपका बिल कम हो जाएगा, राइट? सो द पावर फैक्टर on a lower side simply indicates a higher amount of bill. दूसरा जो प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में आता है, अच्छा पावर फैक्टर इज क्लियर, पावर फैक्टर में कोई डाउट है? ग्रेट। दूसरी जो पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में आती है, ऐसे करोगे तो हार्मोनिक्स क्या है? हार्मोनिक्स जो है ये वो करंट वेव फॉर्म है जो आपके सिस्टम में प्रेजेंट है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज से ज्यादा है। हार्मोनिक्स की मीटरिंग आप अपने पावर क्वालिटी एनालाइजर पे रख सकते हो। हार्मोनिक्स को जानने के लिए जनरली सिस्टम में एक स्टडी कराई जाती है जिसे पावर क्वालिटी स्टडी कहते हैं, और हार्मोनिक्स जो होता है इसको आप सिर्फ मॉनिटर कर सकते हो इन नंबर ऑफ ऑर्डर, कि ये कितने ऑर्डर का है। अब आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि ये वेव लेंथ है, ये वेव है, जो ब्लैक कलर का वेव है आप इसे देखिएगा, ये नॉर्मल साइन वेव है जो कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे है, यानी कि 1 मिनट में ऐसी 50 हर्ट्ज, ऐसी 50 वेव पैदा हो सकती है, राइट? लेकिन जो ये ब्लू वेव्स हैं, जो रेड वेव है, जो येलो वेव है, ये क्या है? ये आपके हार्मोनिक्स है, और इन हार्मोनिक्स को प्रेजेंट होने की वजह से रिजल्टेंट वेव आपकी कुछ इस तरीके की आ रही है। हार्मोनिक्स क्या है? वो करंट वेव्स हैं जो आपके सिस्टम में प्रेजेंट हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज्यादा है, और ये ऑर्डर में होता है। कैसे? अब मान लीजिए ये जो ब्लू लाइन है इसे कहते हैं हम फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक ये क्यों है? क्योंकि जब एक साइन वेव बनती है करंट की, उसके अंदर इसकी 5 वेव बन जाएंगी, 1 2 3 4 5। यदि एक साइन वेव के अंदर ये 5 वेव आ रही है, दैट मींस ये हो गया फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक। थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक में हम देखोगे 3 वेव होंगी, 1 2 3। सेवेंथ में 7 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। राइट? और इन सब हार्मोनिक्स के होने की वजह से कुछ इस तरीके की हमारी सिस्टम की एक्चुअल वेव आई। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। अब हार्मोनिक्स अगर आपके सिस्टम में है तो आप खुद समझिए एक करंट वेव के होने की वजह से सिस्टम में कितनी हीटिंग होती है। तो जब आपके सिस्टम में 50 हर्ट्ज से ज्यादा की वेव आनी चालू हो जाएगी तो सिस्टम का हाल क्या होगा? इक्विपमेंट होने लगेगा, ट्रांसफार्मर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हार्मोनिक्स की वजह से लाइट्स में फ्लिकरिंग होने लगी, जो इक्विपमेंट है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जहां वो 100 किलोवाट का लोड ले रही थी वो मात्र 50 किलोवाट का लोड ले पाएगी। 100 एम्पियर का करंट कोई प्रोड्यूस कर कोई कैरी कर पा रहा था तो वो सिर्फ 40 या 50 एम्पियर पे काम कर पाएगा। ट्रांसफार्मर का साइज भी बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ओवरहीट होता रहेगा, कैपेसिटर बर्न होते रहेंगे, ओवरहीट होते रहेंगे, यहां तक कि मीटरिंग भी रेगुलर नहीं रहेगी, इररेगुलर हो जाएगी। इन दोनों चीजों की वजह से हमारी पावर क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो पावर क्वालिटी के की पैरामीटर हुए पावर फैक्टर और हार्मोनिक्स। पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच में रहता है। अगर 0 है तो बहुत खराब है, अगर 1 है तो बहुत अच्छा है। होता क्यों है? क्योंकि आपके सिस्टम में जो इंडक्टिव लोड होते हैं उन्हें काम करने के लिए रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ती है।
पावर फैक्टर को आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो? अगर पावर फैक्टर 0 है और आपको 1 पे लेके आना है, उसका सॉल्यूशन है आप सिस्टम में कैपेसिटर लगाते हो या फिर एसवीजी लगाते हो, स्टैटिक वीआर जनरेटर। ये क्या काम करते हैं? ये आपके सिस्टम को रिएक्टिव पावर देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो रिएक्टिव पावर आपको ग्रिड से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्योंकि आप उस रिएक्टिव पावर को ग्रिड से नहीं ले रहे हो, तो ग्रिड से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी उतनी ही आएगी जितनी आपने ग्रिड से मांगी है। आप फालतू डिमांड नहीं करोगे तो आपके बिल्स कॉस्टली नहीं होंगे, आपको ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी बढ़ानी नहीं पड़ेगी, राइट? तो कैपेसिटर और एसवीजी को हम लगाते हैं सिस्टम में रिएक्टिव पावर लेने के लिए, जिसकी वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी यानी 1 तक पहुंच सके और हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो कम हो जाए, उन पे पेनल्टी ना लगे। दूसरा प्रॉब्लम पावर क्वालिटी में आता है हार्मोनिक्स का। हार्मोनिक्स क्या है? वो करंट और वोल्टेज जिनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज्यादा है, लेकिन वो हमारे सिस्टम में है। ये क्यों आते हैं? क्योंकि सिस्टम में कुछ नॉन लीनियर लोड होते हैं, जैसे कि CFL, ड्राइव्स, AC/DC रेक्टिफायर या फिर इंडक्शन ओवन। इन सभी कंपोनेंट्स की वजह से, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक लोड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं, तो ये क्या करते हैं? करंट की वेवफॉर्म को तोड़ के एक हाई फ्रीक्वेंसी पे लेते हैं, इनटेक करते हैं और उसी डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म को ये सिस्टम में इंजेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है? सिस्टम में हार्मोनिक्स बढ़ जाते हैं, जिससे कि एफिशिएंसी इक्विपमेंट की कम होती है। सिस्टम में ओवरहीटिंग, ओवर टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है, केबल्स जलने लगते हैं, कंडक्टर्स और ट्रांसफार्मर्स खराब होने लगते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यू टू हार्मोनिक्स। इसका सॉल्यूशन क्या है? हार्मोनिक्स आपके सिस्टम का फॉल्ट नहीं है, आपके सिस्टम में पैदा हुई प्रॉब्लम है या आपके सिस्टम में प्रेजेंट एक प्रॉब्लम है। इसको आप फिर सिर्फ मिटिगेट कर सकते हो, इस पे आप ट्रिपिंग नहीं ले सकते। हार्मोनिक्स फिल्टर क्या करता है? हार्मोनिक्स को फिल्टर कर देता है, हार्मोनिक्स को एक लेवल के आगे नहीं जाने देता और आपकी पावर क्वालिटी जो है, जो आपकी साइन वेव होनी चाहिए, वो एकदम प्योर रहती है विदाउट एनी हार्मोनिक्स, राइट? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? चेक नो। हेलो, इन काट के हेलो जी, हाँ जी, बिहारी जी। हाँ यस टेल मी। हाँ सर। अभिषेक, कोई क्वेरी है इसमें? जो बात समझाए सर, उसमें कुछ है? कोई क्वेरी? आप लोग फ्रीली कुछ पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बॉस। क्वेरीज है तो बताइए ना। नहीं सर, क्लियर है सर। राइट। तो पावर क्वालिटी में हमने जो रेंज लॉन्च किया है, उसमें हमारे पास एवीजी या एसवीजी आप कह सकते हो, एवीजी और एसवीजी इज अवेलेबल, दैट इज एक्टिव वीआर जनरेटर और स्टैटिक वीआर जनरेटर, जिसे आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। एपीएफ और एएचएफ, जिसे हार्मोनिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। थायरिस्टर, जो कि काम करता है कैपेसिटर को स्विच ऑन करने का। डीट्यून्ड रिएक्टर, जिसका बेनिफिट है कि ये कैपेसिटर से पहले कनेक्ट होता है। अगर आपके सिस्टम में कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं और सिस्टम में हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम है, तो वहां पर रिकमेंड किया जाता है कि आप रिएक्टर यूज करें। रिएक्टर क्या करता है? ये हार्मोनिक्स को कैपेसिटर में एंटर करने से रोकता है, जिससे कि कैपेसिटर की जो लाइफ है वो बनी रहती है। क्योंकि हार्मोनिक्स की एंट्री की वजह से कैपेसिटर भी अपनी लाइफ डिटेरियोरेट कर सकता है। लास्टली वी हैव एपीएफसीआर, जिसका काम है ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर को करेक्ट करना। हेलो, स्टार्टिंग विद स्टैटिक वीआर जनरेटर। हेलो, या दिस इज कुणाल। या सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि वेयर वी शुड यूज एसबीजी एंड वेयर वी शुड यूज कैपेसिटर्स? सर, आई एम जस्ट कमिंग ऑन टू दैट ओनली। एसवीजी जो है वो बेसिकली क्या है? वो आपके कैपेसिटर का रिप्लेसमेंट है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, आई एम लिसनिंग। एसवीजी जो है, यानी कि जो स्टैटिक वीआर जनरेटर है या एक्टिव वीआर जनरेटर है, दोनों ही नाम हो सकते हैं इसके। तो ये क्या है? ये कैपेसिटर का रिप्लेसमेंट है। कैपेसिटर क्या करता था? सिस्टम में केवीआर को इंजेक्ट करता था, लेकिन अब यदि लोड कैपेसिटिव नहीं रहा, लोड इंडक्टिव हो गया है, तो क्या होगा? क्योंकि हम एक बात स्किप कर जाते हैं शायद, कि
सिर्फ अंडर कंपनसेशन पे नहीं, ओवर कंपनसेशन पे भी बिल पेनलाइज हो जाता है। अगर आपने केवीआर ज्यादा दे दिया तो भी आपके बिल पे पेनल्टी लगेगी, राइट। तो इसमें क्या होता है, इन दिस केस एसवीजी को क्यों यूज किया जाता है कैपेसिटर के बजाय? क्योंकि कैपेसिटर एक तो आपको केवल रिएक्टिव पावर दे सकता है, वो सिस्टम की रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जहां तक एसवीजी की बात है, आप इसे दोनों केस में यूज कर सकते हो, जब लीडिंग है तब भी, जब लैगिंग है तब भी। यानी कि जब लीडिंग है सिस्टम तो ये आपको रिएक्टिव पावर देना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही लैग करना चालू करेगा वहां पर क्या करेगा, ये रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। ये दोनों फंक्शंस में काम कर सकता है, लीडिंग के केस में भी और लैगिंग के केस में भी। कैपेसिटर काम करता है केवल लैगिंग के केस में। ये आप डिफरेंसेस देख सकते हैं एसवीजी और कैपेसिटर बैंक के बीच। पहला डिफरेंस हो गया ये कि ये दोनों केस में काम करता है। दूसरा डिफरेंस है जो इसका रिस्पॉन्स टाइम है वो 10 मिली सेकेंड से भी कम है। तीसरा है रिएक्टिव पावर कंट्रोल, ये आपको प्रिसाइज कंपनसेशन दे सकता है। अब आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका 500 केवीआर का सिस्टम है जिसमें 100 केवीआर के 5 स्टेजेस हमने कैपेसिटर्स के लगाए हैं। एट प्रेजेंट आपके सिस्टम की जो डिमांड है वो 120 केवीआर है या 110 केवीआर है। अब यूजर के पास दो ऑप्शंस हैं, एक वो 100 केवीआर का एक कैपेसिटर बैंक यूज करे और 10 केवीआर को अंडर कंपनसेट कर दे, पावर फैक्टर यूनिट ही नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है कि वो 200 केवीआर को ऑन करे और 90 केवीआर जो है उसको ओवर कंपनसेट कर दे, वो भी पॉसिबल नहीं है। यदि कुछ रेटिंग ऑफ कैपेसिटर के साथ आप एसवीजी लगा दो तो क्या होगा, कुछ रेटिंग तक तो आपके कैपेसिटर काम करेंगे, जैसे ही वो रेटिंग क्रॉस होती है आपका एसवीजी तुरंत ऑन हो जाएगा। एसवीजी के साथ बेनिफिट क्या है, ये आपको स्टेपलेस कंपनसेशन दे सकता है। यानी कि अगर वहां पर 100 केवीआर के 5 एसवीजी हो, अब आपकी पावर डिमांड 110 केवीआर है तो क्या होगा, 100 केवीआर एक एसवीजी देगा और दूसरा एसवीजी जो है वो ऑन होने के बाद सिर्फ 10 केवीआर ही इंजेक्ट करेगा, उतना ही देगा जितनी जरूरत है। तो एसवीजी लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी अचीव हो जाएगा, जो कि कैपेसिटर बैंक के साथ जनरली अचीव नहीं होता। 0.96 0.97 पे आके रुक जाता है। भव्या, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, कैपेसिटर बैंक का सिलेक्ट करते हैं 5 से 100 केवीए की जगह पे हम लोग ब्रेक भी करते हैं, जैसे 50-25 ऐसे करके ब्रेक भी करते हैं, तो उसमें तो हम लोग कैपेसिटर का ये कर सकते हैं, बैंकिंग सेवियर में कर सकते हैं। डेफिनेटली नंबर ऑफ कैपेसिटर विल गेट इंक्रीज और नंबर ऑफ स्विचिंग यूनिट विल गेट इंक्रीज, ओवरऑल सिस्टम की हीटिंग बढ़ जाएगी। वो होगा आपके लिए सिस्टम में दो अलग से ये करना पड़ेगा। हाँ सर, ऐसा किया जा सकता है। वेंटिलेशन वगैरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बट इट कैन बी डन। इट कैन बी डन, बट द प्रॉब्लम विद कैपेसिटर इज मेंटेनेंस। आप आपके सिस्टम में जितने ज्यादा कैपेसिटर यूज करोगे आपके सिस्टम को उतनी मेंटेनेंस की जरूरत होगी। अब आप इसका एक बेसिक फंडा देखो, कैपेसिटर को जब हम स्विच ऑन करते हैं इट ड्रॉज अ वेरी हाई इनरश करंट, राइट। उसके साथ साथ कैपेसिटर के साथ साथ आपको कॉन्टेक्टर की भी मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगी, उतना ही लोड आपका मेन इनकमर भी हैंडल करेगा। यानी कि ओवर द टाइम जब कैपेसिटर की मेंटेनेंस पूरी होगी तो कॉन्टेक्टर को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, जब कॉन्टेक्टर की मेंटेनेंस पूरी होगी तो एमसीसीबी को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, जब इन तीनों की मेंटेनेंस पूरी हो जाएगी तो हो सकता है आपको केबल को मेंटेन करना पड़े, करेक्ट। सो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, इनिशियल कॉस्ट एसवीजी की भले ही थोड़ी हाई हो, लेकिन जो इसकी रनिंग कॉस्ट है इट इज वेरी वेरी एफिशिएंट, इट वर्क्स एट अ वेरी लो एनर्जी कॉस्ट। द रीजन बिहाइंड दैट इज कैपेसिटर एक हाई और हेवी इनरश करंट ड्रॉ करता है, एसवीजी काम करता है बहुत ही लो करंट पे। और इसका सबसे बेसिक एग्जांपल और एविडेंस ये है कि कैपेसिटर लगाते हो तो एमसीसी के बाद कैप ड्यूटी कॉन्टैक्टर लगाना पड़ता है। एसवीजी को आप सिंपल एक एमसीसीबी से भी फीड कर सकते हो। एमसीसीबी और एसवीजी के बीच में कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। And the next big thing is capacitor cannot intake the excess reactive power. एसवीजी लोड के नेचर चेंज होने पे अगर कैपेसिटिव लोड किसी ने बंद कर दिया है अपना, इन दैट केस खाली इंडक्टिव चालू है, उस केस में एसवीजी जो है वो हाई रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है सर, जो कि कैपेसिटर नहीं कर सकता। सो दीज आर द बेनिफिट जो एसवीजी को कैपेसिटर से थोड़ा
ऊपर ले जाते हैं। इसमें बाबे जी, हाँ सर, सर इसमें क्या वो आपको एपीएफसी रिले लगाना पड़ेगा? इसमें आप एपीएफसी रिले लगाना चाहो तो आप पैनल में लगा सकते हो। अच्छा, इसमें सपोज हमारा एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल हो 150 kVAR का, सपोज मेरा लोड है 10 kVAR का रिक्वायरमेंट है, वो क्या वो 10 kVAR ही आउटपुट देगा या फिर क्या उसका स्टेप वाइज देता है? नहीं, वो 10 kVAR ही देगा सर, वो आपको स्टेपलेस देगा ना। ये स्टेपलेस है क्या सर? हाँ, ये बिल्कुल स्टेपलेस है। अच्छा अच्छा, मतलब सपोज रिक्वायरमेंट स्टेपलेस है तभी तो ये आपको प्रिसाइज कंट्रोल्ड रिएक्टिव पावर दे सकता है। अच्छा स्टेपलेस है वो, उसी हिसाब से वो एक्ट करेगा। सपोज एग्जांपल हाँ, मेरे को 9.99 लाने के लिए मुझे 10 kVAR ही चाहिए, Yes. तो ओनली 10 kVAR ही देगा। हाँ सर, यस। और एसवीजी का ही ये बेनिफिट है कि आपके पावर फैक्टर को यूनिटी कर सकता है। कैपेसिटर बैंक जनरली पावर फैक्टर को यूनिटी नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें हाँ, कुछ हाइब्रिड पैनल में क्या करना पड़ता है, कैपेसिटर के साथ साथ आपको एसवीजी लगाना पड़ता है। इन दैट केस आप यूनिटी पावर फैक्टर अचीव कर सकते हो। इसमें सर क्या वो सीके वैल्यू और ये आपका वोल्टेज कुछ रेशियो वगैरह डालना पड़ता है इसमें रिले के साथ में, या ऐसे ऑटोमेटिकली ले जाता है? नहीं, इसमें कुछ जगह पर आपको इंसर्ट करना पड़ता है, कुछ जगह रिले ऑटोमेटिकली पिक भी कर सकती है। वो मैं आपको इसका मैनुअल शेयर करूंगा तो वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। वहाँ सर कुछ उसका कनेक्शन डायग्राम वगैरह मिल जाएगा ना सर हम लोग को? हाँ हाँ, क्लाइंट को समझाने के लिए थोड़ा सा अच्छा दैट वी कैन शेयर। सर एकदम मैं देवरी साहब से एकदम सहमत हूँ। बेसिकली हम लोग को वोल्टेज रेटिंग का क्या करना पड़ेगा, वेदर इट इज 525 वोल्ट जैसा हम लोग सिलेक्ट करते हैं, नहीं, इसमें 415 वोल्ट रहेगी। 525 वोल्ट आप सिलेक्ट करते हो जब आप कैपेसिटर के साथ रिएक्टर लगाते हो। हाँ, इसमें आपको रिएक्टर वोल्टेज मतलब 450 का ही होगा एंड इट विल कंपेंसेट अकॉर्डिंगली। हाँ, इट विल बी 415 वोल्ट। इसमें आपको हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और एक चीज है मैं बोल रहा हूँ, हमारा मैक्सिमम आता है 100 kVAR, ठीक है ना? अगर मुझे 150 उससे ज्यादा हमको रिक्वायरमेंट है तो मैम हम लोग पैरेलल में तो कनेक्शन करेंगे ना? हाँ सर, तुरंत पैरेलल में कनेक्शन होगा। हाँ, तो पैरेलल में कनेक्शन होगा। इसमें आपको वही बैंक ही बनाना पड़ेगा एक तरीके से, बैंक की तरह। इसका मतलब अब 800 kVAR है तो आप चाहो तो 100 kVAR के 8 एसवीजी कनेक्ट करोगे, तब मुझे एपीएससी रिले लगेगा। विदाउट अगर सिंगल में करना चाहे तो एपीएससी रिले नहीं सिंगल में आपका सिंगल स्टैंड अलोन लग जाएगा। अगर मल्टीपल लगाओगे तो एपीएससी लगने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अगर नहीं लगाएंगे तो उसमें वो सपोज जो आपको 10 kVAR का जो या रिले नहीं लगाएंगे तो वोल्टेज अगर वो इंजेक्ट करने के लिए आपको तो कुछ प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा ना। तो सर इसमें सीटी सेंसिंग रहती है ना? सीटी सेंसिंग या ऑटो सेंसिंग रहेगा सर, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी? हाँ, इसमें रहती है ना, आप इसके सीटी कनेक्शन करते हो। अच्छा, क्योंकि हम लोग को जो एपीएचआर में ना क्या सीटी रेशियो देना पड़ता है, सीके वैल्यू देना पड़ता है। इसमें सीटी इसके साथ रहते हैं। इसके साथ आप कोई भी सीटी, मेजरिंग सीटी यूज कर सकते हो। एंड वो सीटी क्लास भी मैं आपको बता दूंगा अगर आपको स्पेसिफाइड चाहिए। दैट वी कैन ऑफर, मतलब दैट वी कैन टेल यू दैट द यूजर कैन टेक, और ये सीटी आउटपुट के साथ इसको सेंस कर लेगा। और सिंगल सीटी वाला रहता है, 3 सीटी वाला सर? 3 सीटी रहता है। नहीं, सिंगल रहता है। सर सीटी का क्लास सिंगल सिटी रहता है सर। उसका कुछ हमको कनेक्शन डायग्राम अगर मिल जाएगा थोड़ा सा हम लोग को इजी होगा। अभी मैं आपको कनेक्शन डायग्राम भेज दूंगा इसको। जी सर एकदम। So SVG can have a very good requirement in your steel plants, in cement plants, in metal sector, DRI. इसके अलावा it can be used जहां भी आपको power factor improvement करना है, even in malls and buildings. भव्य जी, एक चीज जहाँ पे वेल्डिंग ज्यादा होता है, वेल्डिंग मशीन है, वहां के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? SVG, जेएमडी ना, SVG, हाँ जी। एक्सक्लूसिव देखिए जनरली क्या है, what I will, sorry, दोनों हाइब्रिड और ओनली SVG? हाइब्रिड। अगर आपका जो केवीआर रेटिंग है वो ज्यादा है तो आई वुड सजेस्ट, जैसे 100 केवीआर या 110 केवीआर अगर आपका क्रॉस कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप हाइब्रिड पैनल पे जाओ। अप टू सर्टेन रेटिंग आप कैपेसिटर्स यूज कर लो, उसके बाद आप एसवीजी यूज कर लो। अगर मैं एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करूं, इसका बेनिफिट ये रहेगा, एक तो आपका जो पैनल है वो कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड पैनल रहेगा। आपको टोटली एसवीजी में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको कैपेसिटर पे डिपेंड भी नहीं होना है, करेक्ट?
तो कुछ रेटिंग तक का कंपनसेशन आपका कैपेसिटर कर देगा, बियॉन्ड दैट आप एसवीजी यूज कर सकते हो। और इसमें जो सिंगल फेज के लोड होते हैं, वो सिंगल फेज लोडिंग के लिए फिर ये कैसे वर्क करेगा? जहाँ पे सिंगल फेज लोड ज्यादा होता है, अनवाइलेंस लोड होता है, वहां पर ये बैलेंसिंग कर सकता है सर। क्योंकि जब हम कैपेसिटर ये स्विचिंग करते हैं तो वहां पे फिर बैलेंस लोड की जरूरत पड़ती है। और जब अनवाइलेंस लोड हो, जहाँ पे कि हमारा सिंगल फेज लोड, सपोज आर फेज में लोड ज्यादा हुआ, वाई फेज में कम हो गया, पी फेज में और भी कम हो गया, उसमें ये क्या करता है सर, एसवीजी में आईजीबीटी कनेक्टेड होते हैं। तो ये जब स्विचिंग करते हैं तो ये क्या करता है, लोड बैलेंसिंग के लिए जो एक्सेस पावर है एसवीजी उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा अच्छा। इससे क्या होगा, ओवरऑल आपका जो लोड है वो बैलेंस्ड रहेगा। दैट इज व्हाई इफ यू कैन सी आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर 100% कैपेसिटी फॉर एक्टिव लोड बैलेंसिंग। इस वजह से ये लोड बैलेंसिंग भी कर लेता है। या प्रभा जी, अगर कॉम्बो लोड हो, मतलब आप कॉम्बो यूज करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे एसपीजी और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, तो ये स्विचिंग ऑन कैसे करेंगे? कैपेसिटर स्विचिंग ऑन करेंगे सर, उसमें आपको रिले में फीड करना पड़ेगा, उसमें हाइब्रिड कंट्रोलर लगता है। तो व्हाट इट विल डू, इट विल इटसेल्फ सेंस कि उसमें प्रोग्रामिंग आपने कैसे की है। एक पर्टिकुलर रेटिंग तक वो कैपेसिटर्स को ऑन करेगा, उसके बाद वो एसवीजी को ऑन करेगा। ये कंट्रोलर आता है, हम लोगों का आता है क्या कंट्रोलर? हाँ सर, हम आपको ये ऑफर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इट इज टोटली रिक्वायरमेंट बेस्ड। अच्छा, इसमें प्राइस लिस्ट में नहीं है? आई थिंक नहीं, वो प्राइस लिस्ट में नहीं है। वन मोर थिंग, एक्चुअली जो हमारा जो पास जो रिएक्टर्स है, रिएक्टर हम लोग 7% ही यूज प्राइसेस में है। 14% क्या हम लोग दे सकते हैं क्या? 14% 14% हम आपको दे सकते हैं। एक्चुअली में क्या है, 7% जो रिएक्टर है ना, ये 3 फेज लोड में ज्यादा यूज होता है। इंडस्ट्री की अगर मैं एप्लीकेशन देखूं, 7% रिएक्टर को हम यूज करते हैं जहां पे आपका जो 5th ऑर्डर हार्मोनिक है वो ज्यादा प्रिवेलेंट है। 5th ऑर्डर हो गया आपका, 15th हो गया, 25 हो गया, है ना। तो ये जो हार्मोनिक्स होते हैं ये जनरली प्रोड्यूस होते हैं ड्राइव से, रेक्टिफायर से, इंडक्शन ओवन से, हीट सिंक से। तो इंडस्ट्री में 90% एप्लीकेशन 7% की होती है। 14% रिएक्टर जनरली यूज होता है जहां पर एसएमपीएस लगे होते हैं, सिंगल फेज लोड्स होते हैं, सीएफएल होते हैं। तो सर बिल्डिंग में तो 14% ही लग रहा है सर। मैक्सिमम जो बिल्डिंग हो रहा है वहां पर 14% लग रहा है। हाँ, उसमें जहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स ज्यादा है वहाँ 14% यूज होता है। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, जहां पर मेडिकल इक्विपमेंट्स है या सीएफएल का यूजेज ज्यादा है वहां पे 14% लगता है। 14% हमने अभी प्राइस लिस्ट में लॉन्च नहीं किया है, बट वो हमारे पास अवेलेबल है। इफ रिक्वायर्ड वी कैन गिव यू द प्राइस फॉर दैट। So you can connect with your nearest branches for price of these products and then you can make your stock planning also. अरे देखिए ना, मीटिंग चल रहा है सुबह से। Okay, any other doubt? Hello. Hello. बाबा जी कंटिन्यू। ओके, तो आई थिंक एसवीजी और कैपेसिटर का जो डिफरेंस है मेजरली वो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम मूविंग टू एक्टिव हार्मोनिक फिल्टर। एक्टिव हार्मोनिक फिल्टर जो है ये सबसे इजी प्रोडक्ट है टू अंडरस्टैंड। ये क्या करता है, देखिए हार्मोनिक्स के केस में आप ट्रिपिंग तो यूज कर नहीं सकते। यू कैन नॉट ट्रिप द सर्किट ब्रेकर इन केस ऑफ हार्मोनिक्स प्रेजेंट इन योर सिस्टम। तो व्हाट इज डन, ये क्या करता है कि हार्मोनिक्स को सिस्टम से हटा देता है। ये हार्मोनिक्स को सिस्टम से फिल्टर आउट कर देता है। अब सिस्टम में हार्मोनिक्स प्रेजेंट है तो हार्मोनिक फिल्टर ये देखेगा कि सिस्टम में किस फेस में हार्मोनिक्स है, कितने हार्मोनिक्स हैं। अब मान लीजिए 5th ऑर्डर हार्मोनिक्स है आपके सिस्टम में और वो एक पर्टिकुलर फेस में है, तो एक्टिव हार्मोनिक फिल्टर जो है ये उसके अपोजिट फेस में उतने ही लेवल के हार्मोनिक्स को इंजेक्ट करेगा। जब ये उतने ही लेवल के हार्मोनिक्स को एक अपोजिट फेस में इंजेक्ट करता है तो इससे क्या होता है, दोनों हार्मोनिक्स एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। व्हेन दे कैंसल आउट ईच अदर, सिस्टम में से हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ इट कैन मिटिगेट हार्मोनिक्स फ्रॉम योर सिस्टम।
7-inch 10-inch also color touch screen HMI with IPS front panel. हेलो, Active. ये क्या ओके चीज सर, के ओके लिए सर, ओके सर। एक्टिव पावर था? Direct connection up to 100 volt. देन कम्स डिट्यून्ड रिएक्टर। डिट्यून्ड रिएक्टर का काम होता है कैपेसिटर से पहले कनेक्ट होना, कैपेसिटर से पहले सीरीज में कनेक्ट होना और कैपेसिटर में जाने वाले हार्मोनिक्स को ब्लॉक करना। सो दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाई डिट्यून्ड रिएक्टर इज यूज्ड। ट्यूनिंग फैक्टर 7% और 14% होता है जनरली। इस केस में द नॉइस इज लो, वी हैव अ हाई हीट टॉलरेंस, स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन फॉर डिट्यून्ड रिएक्टर। The range available at C&S is from 5 kVAr to 100 kVAr, and the reactor is also available with over